चलो यार एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप उड़ा दोगे। देखो आप लोग बस इतना करो, मेरा साथ दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आप जितना हो सके वीडियोस को लाइक कर दिया करें, मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता कोचिंग्स वाले तो बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो रिपीट भी नहीं होता। यहाँ तो आप जितना चाहें इतना आप देख सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत आप मेरी लाज रखो, जितना हो सके वीडियोस को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इंपॉर्टेंट रहेगा, जो काम की चीजें होंगी वो सब बताऊंगा और चैप्टर पूरा पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। अगर आपने 10th में पढ़ रखा है और आपका क्लियर नहीं हुआ तो लिटरली यहाँ क्लियर होने की या करवाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। देखो बड़ा आसान होता है, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारे पास कुछ ज्योमेट्रीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। इसको बोलते हैं आप क्यूबॉइड, ये होता है क्यूब, और ये होता है सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर, स्फीयर और फ्रस्ट्रम। इनके बारे में पढ़ेंगे। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक ऐसी ज्योमेट्री है, आपका कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हो ना, लिटरली ये क्यूबॉइड ही होगा। क्योंकि आपने देखा होगा उसकी लेंथ अलग है, चौड़ाई अलग है और हाइट अलग है। जब ये तीनों चीजें अलग अलग हो ना तो वो शेप जो बन जाती है 3D में, वो क्यूबॉइड होता है। और आपने देखा होगा जो ल्यूडो का गुट्टा होता है, खेलने वाला डाइस जिसको बोलते हैं, वो क्यूब होता है। ठीक है, तो क्यूब की शेप अलग होती है और क्यूबॉइड की शेप अलग होती है। तो क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आपने जान लिया। क्यूब की तीनों साइड है जिनसे मिलकर बनता है ये, एक्चुअल में 3D ज्योमेट्री है, तो वो तीनों साइडें इक्वल होती हैं, जबकि क्यूबॉइड की वो तीनों साइडें अलग होती हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये है ए और ये है ए और ये है ए। इसकी अगर आप इसको ए बोलोगे तो इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो, है ना, कुछ इस तरह से। तो तीनों साइडें इसकी अलग होती हैं और इसकी सेम होती हैं। ये क्या है? ये एक सिलेंडर है। अरे मर गया, छींक आ रही थी, भाग गई। सिलेंडर किससे बनता है? सिलेंडर बड़ी आसानी से आप एक पेपर की मदद से बना सकते हो। अगर आपके पास एक पेपर है तो उस पेपर को आप ऐसे फोल्ड करना शुरू कर दो, ऐसे घुमाना शुरू कर दो। जब घुमाओगे तो एक ज्योमेट्री बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। सिलेंडर ये हो गया। और ये कोन है। कोन आपने देखा होगा, अगर आपने टोपी पहनी हो बर्थडे वाली को टोपी, तो वो भी कोन होती है। हेमिस्फीयर क्या होता है? अगर आपके पास एक गोला है उसको आधा काट दोगे तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। स्फीयर जो पूरा गोला होता है ये स्फीयर होता है। और फ्रस्ट्रम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप कोन को बीच में से कहीं काट दो तो फ्रस्ट्रम की शेप मिल जाती है। तो ये शेप तो आपने समझ लिया अच्छे से। आइए इनके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या इनके सरफेस एरियाज होंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। डिटेल में देखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ को आ जाओ। हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड का शेप बना लो आप पहले। क्यूबॉइड किस तरह का दिखता, ताकि आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड बन गया। एक को बोलोगे आप लेंथ, और मैं एक अंदर वाली साइड ही बना कर दिखा देता हूं। इसको बोलोगे ब्रेथ और इसको बोलोगे हाइट। अगर बात करूं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा, तो वॉल्यूम जब भी आप निकालते हो तो जितनी साइड दे रखी होती है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हो। तो यहां पर L दे रखा, B दे रखा, H दे रखा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए L की, B की और H की मल्टीप्लाई कर देनी है, बन गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट जो होगा वो होगा मीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है। यूनिट में लिखूंगा नहीं, सीधे सीधे मैं वॉल्यूम लिखूंगा, सरफेस एरियाज लिखूंगा। जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, वरना नहीं बताऊंगा। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका समझ में आ गया। इसके बाद में आता है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप बोलते हो होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप जिस कमरे में बैठे हो वहां का फ्लोर देखो और उसी कमरे की आप छत देखो, दोनों सेम शेप के होंगे, दोनों रेक्टेंगुलर होंगे। देखो रेक्टेंगल, छत भी रेक्टेंगल होगी और आपका फ्लोर भी रेक्टेंगल होगा, और जैसी छत है वैसा ही रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अगर आप देखो कि छत के अंदर, अब देखो छत जो है रेक्टेंगल शेप की, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। नीचे भी देखोगे
फ्लोर, ये भी उसका एरिया भी उतना ही होगा जितना छत का होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब इस वाली साइड को देखो अपने कमरे की, इस वाली साइड को देखो, इस वाली साइड को देखो, दोनों एक दूसरे के सामने जो साइड है वो सेम होंगी, या फिर दोनों दीवारें एक दूसरे के सामने जो है बिल्कुल सेम होंगी। तो आप इनका एरिया निकाल लो और इनका एरिया निकाल लो, जोड़ दो, दोनों का सेम होगा तो डबल कर दोगे आप। तो इस तरह से आप जब टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो जितना भी सरफेस एरिया वो आप सब जोड़ोगे। अब जोड़ने के लिए मैं इस वाले की बात करूंगा, ये जैसा ये है वैसा ये भी है, ठीक है। अब ये किससे मिलकर बना है, जल्दी से बताएंगे, ये किससे मिलकर बना है, ये बना है बी से और एच से मिलकर। तो मैं ये कह सकता हूं 2 इंटू बी इंटू एच। अब ये 2 क्यों लगा दिया, ये मैंने 2 इसलिए लगाया है बेटे क्योंकि इसका हो जाएगा बी एच, इसका भी बी एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2BH, ठीक है। अब ये सामने वाले का देखो, सामने वाले का L और H से मिलकर बना हुआ सामने वाला, तो ये हो जाएगा LH या फिर HL, और पीछे वाला जो है वो भी तो HL है। देखो ये वाला मैं ऐसे हैच कर देता हूँ इसको, ये वाला जो पीछे वाली साइड है वो भी HL, तो ये 2HL हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं टॉप की बात करूंगा, बिल्कुल टॉप की, यहाँ टॉप की बात कर लेते हैं, ये टॉप है, तो टॉप जो है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है। अब आप टॉप को फ्लोर से भी देख लो, फ्लोर किससे मिलकर बना हुआ है, L से और B से, तो ये हो जाएगा 2LB। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और लिख देंगे सही करके LB प्लस BH प्लस HL। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या, टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। होप सो समझ में आ गया होगा। यहां पर आता है 4 वॉल्स का एरिया। अगर क्वेश्चन कहे कि क्यूबॉइड की 4 दीवारों का एरिया, तो 4 दीवारों में छत और फ्लोर को छोड़ देते हैं, ये चारों दीवारों जो है ना इसकी बात कर लेते हैं। जब आप चारों दीवारों की बात करोगे, 4 वॉल्स अगर यहाँ होगा तो मैं बता दूंगा, फिर भी बता ही देता हूँ आपको। 4 वॉल का है ना, 4 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स में आप जो है ना इनको छोड़ दोगे, बी और सॉरी एल को और बी को, तो एल बी वाली टर्म छोड़ दोगे तो आपके पास बन जाएगा 2BH प्लस HL। ये है 4 वॉल्स का एरिया, ये निकल कर आ जाएगा। तो ये मुझे लगता नहीं कि आपको टफ लगे, मेरे थ्रू आपको बड़े इजी वे में समझा दूंगा और बिल्कुल ऐसा है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके सामने आ चुका है टोटल सरफेस एरिया, आपने इसको पढ़ लिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात देखते हैं, इसके अंदर क्या आता। तो आपने टोटल सरफेस एरिया की बात कर ली, TSA बोलते हैं इसको शॉर्ट में। अब बात आती है कुछ ये फालतू के डेटा की, लेकिन ये फालतू का डेटा कभी कभी काम में आ जाता। अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के 8 वर्टेक्स होंगे। जिस कमरे में आप बैठे हो देखो उसके वर्टेक्स कितने, 2 कोने ऊपर के, 2 कोने पीछे के, 4, 2 कोने नीचे के और 2 कोने आपके पीछे के, तो 4 और 4 8 कोने हो गए, तो 8 वर्टेक्स हो गए। तो 8 वर्टेक्स मैंने आपको वेरीफाई करवा दिए। इसके बाद में आता 12 साइड है, 12 एजेस होती हैं। बिल्कुल सही बात है, 12 एजेस होती हैं। कैसे हिसाब लगाएंगे, जहां आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जरा उसकी नीचे वाली साइड देखो। एक तो नीचे वाली साइड हो गई, एक ऊपर वाली साइड हो गई, फिर एक खड़ी वाली साइड हो गई, फिर दूसरी खड़ी वाली साइड हो गई। तो 4 साइड है तो आपके सामने है। जब 4 साइड आपके सामने है तो 4 साइड यहां भी होंगी। 4 और 4 8 साइड हो गई, ध्यान देना 8 साइड है। 8 9 और 10 11 और 12, लो बन गया पूरा क्यूबॉइड। तो 12 इसके अंदर एजेस होती हैं, ध्यान देना, मैंने वेरीफाई करवा दिया। इसके बाद में 6 फेसेस होते हैं, बहुत कॉमन सेंस की बात है। 1 2 3 4 और 5 और एक 6, 6 फेसेस ऐसा कैलकुलेट कर लोगे आप। यही केस सारे के सारे होते हैं क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड के साथ साथ क्यूब के अंदर भी यही चलते हैं सारे के सारे। इसके बाद में आता है 4 डायगोनल। 4 डायगोनल्स बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप खुद हिसाब लगा लोगे। जहां आप बैठे हो उसके हिसाब से देखोगे, ये वाला कोना उस वाले कोने को मिला देगा तो 1 डायगोनल, फिर ये नीचे वाला कोना उस वाले कोने को मिला देगा 2 डायगोनल। अब इधर से देखो, ये वाला कोना उस वाले कोने को मिला देगा 3रा डायगोनल, ये वाला कोना नीचे वाला कोना उस वाले कोने को मिला देगा 4था डायगोनल। तो 4 डायगोनल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको वेरीफाई कर दिया। क्लियर है भाई। तो आपको मैंने टोटल सरफेस एरिया बता दिया, मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया। अब इसके डायगोनल की बात आती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना डायगोनल। मैं इसको मिटा देता हूं वापस से ताकि यहां और अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको समझा दिया जाए। तो डायगोनल समझना, डायगोनल क्या होगा। डायगोनल 4 होते हैं,
4 डायगोनल होते हैं, कोई से भी डायगोनल ले लो आप, कोई से भी डायगोनल। तो मैं इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिला रहा हूं, तो ये डायगोनल अंदर वाला। तो जब आप इस डायगोनल को निकालोगे, इस डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो होगा स्क्वायर रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। एक्चुअल में जो डायगोनल्स होते हैं ना वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो कोई से भी एक डायगोनल निकाल लो, बात सही होगी सबके लिए। तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आपके पास ये डायगोनल भी हो गया। तो ये डायगोनल हो गए, यहाँ पर क्यूबॉइड का सारा केस खत्म हो जाता, सारा का सारा केस खत्म। तो मैंने आपको डायगोनल भी सिखा दिया। कोई बच्चा ये चाह रहा है कि डायगोनल की वैल्यू ये आती कहाँ से है, तो सब चीज़ के अपने प्रूफ है, प्रूफ के थ्रू भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ के थ्रू समझा दूंगा, 1 मिनट लगेगा मेरे लिए, लेकिन आपका कुछ नॉलेज अपडेट हो जाएगा। बता देता हूँ कहाँ से आता। देखो, जब भी आप डायगोनल निकालते हो, डायगोनल पूरे का डायगोनल, तो आपको पाइथागोरस लगानी पड़ती है। तो पाइथागोरस के लिए आपको ये बेस भी चाहिए, बेस का डायगोनल। तो बेस का डायगोनल चाहिए आपको, और ये परपेंडिकुलर चाहिए। जब आप बेस का डायगोनल निकालते हो लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से, तो बेस का डायगोनल आया था स्क्वायर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट का काम करती है। जब आप पूरे का डायगोनल निकालते हो, ये हाइपोटेनियस हो गया एक तरह से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता बेस का स्क्वायर, जो कि ये है इसका स्क्वायर, प्लस हाइट का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो h स्क्वायर आ जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। h जो है वो रूट में पहुंच जाएगा, वैल्यू आ जाएगी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये h क्या है, h हाइपोटेन्यूस, यही डायगोनल है। एक होता फेस का डायगोनल और एक होता पूरे क्यूबॉइड का डायगोनल। तो फेस का डायगोनल मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि आपको खड़ी साइड पता है, इसका डायगोनल पता होगा, तभी आप पूरे का डायगोनल निकालोगे। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा फिर। तो इस तरीके से आपके पास ये निकल कर आ चुका है पूरा का पूरा आंसर। तो क्यूबॉइड आपने उड़ा दिया मेरे साथ साथ मिलके। अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड के साथ क्यूब की। थोड़ा छोटा हो जाए यार, क्यूब की बात कर लेते हैं। तो क्यूब बना लेता हूं, एक ही बार बना लेते हैं क्यूब, बात खत्म। ये है क्यूब। आप कहोगे यार सर मजा आ रहा आपके थ्रू क्यूब बनने में, मुझे तो बहुत प्रैक्टिस है, मुझसे तो आप कैसे ही बनवा लो, कैसे भी कोई सी भी साइड से बनवा लो क्यूब, मैं क्यूब बना दूंगा यार, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना पढ़ाते पढ़ाते। ये क्यूब है। अब क्यूब वो होता है जिसकी ईच एंड एवरी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ईच एंड एवरी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है। तो आप इसके फॉर्मूले जो है ना, क्यूबॉइड के फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो, नो डाउट। आप वहां से बना लो, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अलग, अगर आप अलग याद करना चाह रहे हो तो मैं अलग तरीके से बता दूंगा और क्यूबॉइड के तरीके से भी बता दूंगा। क्यूबॉइड के तरीके से सबसे पहले वॉल्यूम आपने पढ़ रखा था कि वॉल्यूम जो होता है वो होता है LBH क्यूबॉइड का। अब यहाँ तीनों साइडें इक्वल हो गई, तो जहाँ L है उसकी जगह भी A रख दो, जहाँ B है उसकी जगह भी A रख दो, जहाँ H है इसकी जगह भी A रख दो। तीनों साइडें इक्वल हो चुकी हैं, तो ये हो जाएगा A क्यूब। तो वॉल्यूम आपको पता लग गया, साइड का क्यूब। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, साइड का क्यूब। तो अगर आपसे क्यूबॉइड के अलावा क्यूब का वॉल्यूम पूछे तो साइड का क्यूब कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्यूब का वॉल्यूम आपको समझ में आ गया, इजी इजी, बहुत इजी। इसके बाद में आता है डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालते हैं, अभी आपको मैंने डायगोनल बताया था क्यूबॉइड का क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब चूंकि ये तो है क्यूबॉइड का, अब क्यूब की ईच एंड एवरी साइड इक्वल होती है, तो सबकी जगह आप A रख दोगे, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3A स्क्वायर, A बाहर आ जाएगा, रूट में 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3A। तो रूट 3A डायगोनल भी पता लग गया आपको। इसके बाद में आता होल सरफेस एरिया, जिसको आप टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालते हो, जरा टोटल सरफेस एरिया मुझे बताओ, क्यूबॉइड का कितना होता, तो आप कहोगे 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 ऐसे रहेगा LBA। अब यहाँ ये तो क्यूबॉइड का था, मैं क्यूबॉइड से ड्राइव कर रहा हूं, तो LB A का काम करेगा और B भी A का काम करेगा। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 6A स्क्वायर। तो 6A स्क्वायर जो आ चुका है वो टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, टोटल सरफेस एरिया। और आप ऐसे दिमाग भी लगा सकते हो कि 6 फेस होते हैं क्यूब के, और हर एक फेस जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर, हर एक फेस स्क्वायर शेप का होता।
और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं 4 वॉल की बात करूं, 4 वॉल की, 4 वॉल्स की बात करूं, 4 दीवारों का एरिया कितना होगा, तो 6a 4 दीवारों की बात कर रहा हो तो 4 दीवारों का हो जाएगा 4a स्क्वायर। 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस करते तो 4 दीवारों का एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो इसमें बचा खास, वो क्या बचा, डायगोनल मैंने आपको सिखा दिया, टोटल सरफेस एरिया। और ये जो वॉर्टेक्स, एजेस और फेसेस की बात और डायगोनल्स की बात हो रही है, मैंने बताया जो क्यूबॉइड के होते हैं वो इसके भी होते हैं। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी से इस क्यूब को उड़ा दिया। तो क्यूब का भी केस खत्म। बहुत खास ज्योमेट्री थी क्यूब और क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड पर क्वेश्चन बनता है 10+2 AMU और जामिया। तैयार रहो भैया आप लोग। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। ठीक है, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर ये क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है देखने में, मैं बताता हूँ। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है देखने में। ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। बीच में से एक लाइन को पास कराओ तो ये इसका कहीं ना कहीं एक्सिस कहलाता है। इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कहलाती है इसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ये हो गई। ये टोटल जो है इसकी ये हाइट कहलाती है। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, ये h। सिलेंडर की हाइट आपके पास आ गई, आपके पास रेडियस निकल कर आ चुकी है। अब इसके फॉर्मूलाज की बात करते हैं। फॉर्मूलेज, अच्छा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालते हो आप। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं फिर से बता देता हूं। मेरे पास पेपर है क्या, पेपर लेकर आता हूं, अभी समझाता हूं पेपर की मदद से। पेपर की मदद से समझाएंगे, पेपर की मदद से समझाएंगे। देखो आ गए लेके। ये मेरे पास एक पेपर है, प्लेन पेपर। मैं ये कह रहा हूं ये जो बड़ी वाली साइड है, आपके पास ही पेपर होगा, आप पेपर निकाल कर बैठ जाओ। ये जो बड़ी वाली साइड है इसको आप लेंथ बोलोगे, इस पर आप लेंथ लिख दो। और ये जो खड़ी वाली साइड है इसको आप क्या बोलोगे, ब्रेथ। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया, अलोंग द लेंथ मैंने इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ये शेप मिल गई। अब मुझे बताओ ये शेप कौन सी है, ये शेप बन गए ना, बन गए सिलेंडर। अब मेरे पास एक सिलेंडर बन चुका है, ये सिलेंडर बन गया। तो मैं ये कहूँगा कि ये सिलेंडर कहीं ना कहीं, मेरे पास एक पेपर था, इस पेपर को फोल्ड करने पर मैंने गोल गोल मोड़ दिया। तो ये जो L थी, जो लेंथ थी, वो अब इस पर्टिकुलर सिलेंडर की क्या बन गई, क्या बन गई, सरकमफरेंस। क्योंकि ये मुड़ गई, ये लेंथ जो थी, ये जो लेंथ थी पूरी की पूरी, ये मुड़ गई, ये पूरी मुड़ गई। जब लेंथ पूरी की पूरी मुड़ गई तो ये बन चुकी है ये सरकमफरेंस, गोल गोल घूम गई ना ये पूरी की पूरी। तो ये अब बन चुकी है इसके अंदर सरकमफरेंस। मैं इसको सरकमफरेंस लिख दूं, सरकमफरेंस, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई थी वो कहीं ना कहीं वो मोड़ने के बाद इसको अब हाइट बन गई, हाइट। तो ये मेरे पास अब हाइट का काम करेगी। जो पहले कभी इसकी लेंथ, आप ये कह सकते हो ब्रेथ हुआ करती थी, लेंथ ये थी। तो आपने अब यहीं से देखना है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस पेपर को आपने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया है ना। ऐसा मान कर चलो कि सॉलिड सिलेंडर है, इस पेपर को सिलेंडर में कन्वर्ट किया, तो जो पेपर का वॉल्यूम, पेपर का जो एरिया होगा वो सिलेंडर का भी एरिया होगा। अभी बात समझो। और जो वॉल्यूम बना रहा होगा, ये जो वॉल्यूम बना रहा होगा, ऐसा मान लो कि ये पेपर जब मोड़ा तो ये एकदम सॉलिड बन गया, पूरा का पूरा सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर बन गया। कभी आप मुझसे पूछो ये तो खोखला सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम क्या होगा, तो आप ये थोड़ा सा एजम्पशन ले लो कि ये पूरा का पूरा सॉलिड बन गया। तो बस अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये देखना चाहूंगा कि यार एक काम करो, इसका ये बताओ कि लेंथ किसका काम करेगी, तो आप कहोगे लेंथ जो है सर 2πr का काम कर रही है। तो लेंथ जो है वो 2πr का काम कर रही है, 2πr का काम कर रही है। और हाइट जो है वो b का काम कर रही है। अगर मैं पूछूं कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ, क्या पूछ रहा हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया मतलब मुड़ा हुआ हिस्सा, सिर्फ मुड़ा हुआ हिस्सा, तो आप सरकमफरेंस की मल्टीप्लाई हाइट से करोगे, क्योंकि आपको पता है लेंथ की मल्टीप्लाई विड्थ से करते तभी तो आपको एरिया मिलता है। अब यही पेपर मुड़ गए, गोल गोल हो गया, सिलेंडर बन गया,
तो सरकमफ्रेंस की मल्टीप्लाई आप हाइट से करोगे, एक तरह से लेंथ की मल्टीप्लाई वही होगी ब्रेड्थ से। जब लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से करेंगे, अब लेंथ जो हो चुकी है वो सरकमफ्रेंस बन चुकी है 2 पाई आर, और ब्रेड्थ जो है वो हाइट बन चुकी है, मिलाकर देखेंगे आ जाएगा 2 पाई आर एच। बहुत खास नहीं बताते, बहुत कम लोग बताते हैं इस तरह से। तो ये 2 पाई आर एच बन चुका है कर्व सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना 2 पाई आर एच सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता। अब ध्यान रखना कर्व का मतलब सिर्फ मुड़े हुए से है, सिर्फ घुमा हुआ जो है ये कर्व सरफेस एरिया बना रहा है। अब यहां पर आता है एक टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पाने के लिए आपको ये वाली जो है ऊपर वाला सरफेस जो है इसका भी एरिया चाहिए और नीचे वाले का भी चाहिए। मतलब ये है कि जिसे जिसे आप टच कर सकते हो उसका एरिया निकाल दो। तो एक तो कर्व को टच कर सकते हो, एक ऊपर से टच कर सकते हो और एक नीचे से टच कर सकते हो, इसके अलावा और कहीं से नहीं कर सकते। अब ऊपर जो है ये शेप कैसे दिखाई देगी? ऊपर वाली शेप को अगर देखना चाहूंगा तो मुझे ये सर्कल दिखाई देगी, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसकी आर है। नीचे वाली शेप जो है ये भी कैसे दिखाई देगी? ये भी सर्कल दिखाई देगी। अब इसका भी एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो चुका है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं लिखना चाहूंगा तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मिला के लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, यहाँ का लिख दूंगा पहले आर और फिर यहाँ का लिख दूंगा एच। ये हो चुका है टोटल सरफेस एरिया। देखो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। आपने समझने की ताकत रखो, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आपकी समझ में आ जाए। तो टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकालते हैं बच्चे लोग। समझ में आ गया आपको? कर्व सरफेस एरिया के अंदर आपने ऊपर वाला सरफेस एरिया और नीचे वाला सरफेस एरिया जोड़ दिया तो बन जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर आर प्लस एच। आप रटते हो ना ये फॉर्मूले, तो ये भी नहीं रटाया मैंने आपको, ना ही मैंने आपको ये रटाया। तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा कर्व सरफेस एरिया से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो ऊपर के फ्लैट सरफेसेस है ना, इनके एरिया भी एड्स अप हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात थी ये। तो कर्व सरफेस एरिया आपको क्लियर, टोटल सरफेस एरिया आपको क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम बहुत प्यार से आपको समझा दूंगा, पता ही नहीं चलेगा वॉल्यूम को अब खत्म कर दिया। मैं ये कहूंगा कि ये जो एरिया है जिसको आप पाई आर स्क्वायर कह रहे हो, इसी को आपने उठाया ऊपर को, इसी को आपने उठाया। सिलेंडर छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता, और इससे बड़ा भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये एरिया आप उठा रहे हो, तो ये एरिया कितनी हाइट तक उठाया? तो एरिया की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यही तो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। भाई एरिया की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपके पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आपने सिलेंडर का उड़ा दिया। पाई आर स्क्वायर एच रटने की जरूरत नहीं है अब। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, रटने की जरूरत नहीं है अब। कर्व सरफेस एरिया बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, और टोटल सरफेस एरिया भी मैंने आपको बता दिया। 3 होते हैं इसमें सरफेस। अगर पूछे सरफेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो कर्व होता है ये वाला, दूसरा ऊपर वाला फ्लैट, और नीचे वाला फ्लैट। 3 सरफेस होते हैं। ठीक है, होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। टोटल सरफेस एरिया इन्होंने आगे लिखा हुआ है, मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया। अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं हम, ये ज्योमेट्री खत्म हो गई। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहां पर कोण के बारे में। कोण के बारे में जरा डिस्कशन होगा। कोण तो आपने बहुत खाई है, जरा उसके बारे में नॉलेज कितनी रखी है आपने, ये और बता दो आज। कौन नॉलेज रख रहा है यार? खाते वक्त कौन सोचेगा उसके बारे में? मजे से खाए जाओ, मारे जाओ कोण को। अब कोण आपके पास है, उसको आप खा रहे हो, तो कोण बना के दिखा देता हूं। नीचे क्या होता है? एक सर्कल होता है, उस सर्कल के ऊपर कुछ इस तरह से है ना टॉपी सी बनी हुई होती है इस पूरी। तो नीचे वाला जो सरफेस है वो एक सर्क्यूलर सरफेस है, और ये कुछ कर्व सरफेस होता है घुमा हुआ इस तरह से, है ना, कर्व होता है। अब इसके लिए एक चीज जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल होती है, मैं बना के दिखा देता हूं, वापस से बनाता हूं। कुछ टर्मिनोलॉजी बनती है इसके अंदर, उसको समझते हैं। ये होता है बेस। क्या होता है ये? बेस। अगर आपसे कोई पूछे कोण का बेस क्या होता है, वो नीचे वाला होता, तो ये बेस है।
और खड़ी हुई हाइट ये हाइट ही होती है, और तिरछी जो होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। तो आपको स्लैंट हाइट का पता है, तिरछी वाली जो होती है तिरछी इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपके पास हाइट हो गई, और ये आपके पास बेस है। अच्छा, सेंटर से है, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सर्कमफरेंस तक वो रेडियस कहलाती है, तो कहीं ना कहीं इसकी रेडियस बेस की आर है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, स्लैंट हाइट कौन सी है, बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है और रेडियस कौन सी है। ठीक है, अब यहां से सबसे पहला इसके अंदर आता है कि स्लैंट हाइट कैसे निकाली जाती है। तो स्लैंट हाइट निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको पता है यहां पर बन क्या रहा है, हाइट भी है बेस भी है, कहीं ना कहीं तिरछी आपको ये चाहिए, तो हाइट ये हो गई, बेस की रेडियस ये हो गई, आपको स्लैंट हाइट एल चाहिए। अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं 90 डिग्री ये है, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां से अगर एल निकालूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको स्लैंट हाइट चाहिए तो आपको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब पाइथागोरस से निकाल दोगे। तो अब आपको बहुत ज्यादा रटने या फिर पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, स्लैंट हाइट खत्म हो चुकी है। इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होगा? ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास आर रेडियस और आपके पास एच हाइट का अगर कोई सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर के अंदर उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कोन के, जो कि उसी बेस से बनी हुई है, और आप ये कह सकते हैं कोन जो है ना उसके अंदर 3 कोन बन सकती हैं। कितनी कोन बन सकती हैं? 3 कोन। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको 3 से भाग कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो वॉल्यूम होता है ना सिलेंडर का, उसका 3 गुना कम वॉल्यूम निकल कर आता है कोन का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया आपको, 2 चीजें हो चुकी हैं खत्म। इसके बाद में आता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व जो घूमा हुआ था, अब घूमे हुए कर्व के लिए आपके पास स्लैंट हाइट का होना जरूरी है, क्योंकि स्लैंट हाइट घूमी है पूरी की पूरी। तो स्लैंट हाइट घूमी है, अब स्लैंट हाइट को आप एल कह रहे हो, ये एल कितना घुमाया आपने? पाई आर घुमाया। तो ये पाई आर की जब मल्टीप्लाई एल से करेंगे तो पाई आर एल ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ध्यान देना, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है? पाई आर एल। पाई आर एल थोड़ा सा याद करने के लिए कहूंगा मैं इसमें आपको। ठीक है, इसके बाद आता है इसके अंदर एक नई चीज जो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखो, टोटल सरफेस एरिया जब भी आपसे पूछा जाए या जब भी आप निकालो तो आप ये देखो कि कहां कहां ये किस किस हिस्से को मैं टच कर सकता हूं, किस किस हिस्से पर मैं पेंट कर सकता हूं। अगर आप बात करोगे कोन के, तो कोन का जो नीचे वाला सरफेस है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा ना आपने कोन, तो वो नीचे वाला सरफेस आप उसको टच कर सकते हो और कर्व वाले को टच कर सकते हो। तो 2 सरफेस मिल चुके हैं, एक तो कर्व सरफेस और एक नीचे वाला फ्लैट सरफेस जिसको जो कि सर्क्यूलर है। तो आप कहोगे कर्व सरफेस एरिया में मुझे नीचे वाला फ्लैट, और फ्लैट जो है वो सर्क्यूलर है, पाई आर स्क्वायर जोड़ दूंगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था आपके पास? पाई आर एल, उसमें आपने पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया। जब मिलाकर लिखोगे तो पाई आर कॉमन ले लिया आपने, आर प्लस एल हो जाएगा अंदर। तो इस तरह से आप पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल टोटल सरफेस एरिया में, आप यही तो कहते हो। टोटल सरफेस एरिया का नाम दूसरा होल सरफेस एरिया भी है। तो टोटल सरफेस एरिया भी आपको पता चल चुका, वॉल्यूम भी आपको पता चल चुका है, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी आपको पता चल चुका। तो यहां पर आ जाता है, यहां पर आकर के कोन हो जाती है फिनिश, पूरी कोन आपने समझ ली, कोन का सारे फॉर्मूलाज आपने देख लिए। ठीक है, इसके बाद अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं स्फेयर की। स्फेयर की, और आपको पता है स्फेयर जो होता है ये 3D ज्योमेट्री होती है। ये मेरे पास एक स्फेयर है, लेट अस सपोज कि इसकी रेडियस मैंने कैपिटल स्मॉल आर ले रखी है, सबकी स्मॉल आर लो, ये इसका सेंटर है। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में स्टडी करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर की। वॉल्यूम जो होता 4/3, याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब होता। वॉल्यूम अगर आपसे पूछे स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता, 4/3 पाई आर क्यूब। तोते की तरह रट लेना, तोते की तरह इसको आप लिख के छाप दो दीवारों पे और याद करो, ये है स्फेयर का वॉल्यूम। अगर आप
साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो, अगर आप वहाँ पर जा करके 11th-12th करने के बाद में अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो 11th-12th में तो भरमार है इन सब ज्योमेट्रीज की, बहुत है, बहुत यूज़ होंगी ये सब चीज़ें, आपको याद हो जानी चाहिए अभी, वरना आगे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रट जाएंगी और वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। मूवी रिकॉर्डिंग यार स्टॉप हो गई भाई ऑटोमेटिकली। चलो, तो आपको वहाँ जो है ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने भी पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है यार जब पढ़ना पड़ेगा तो एक ही बार पढ़ लो ना, यहाँ अभी आपके पास मौका है, पढ़ लो ताकि आपका +2 भी अच्छा हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो गया 4/3 पाई r³। अब वहीं आता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब मुझे बताओ सरफेस एरिया कितने होते? एक ही होता, अगर आप गेंद को टच करोगे तो बाहर से टच कर सकते हो, तो ये सरफेस एरिया हो गया जिसको आप कहोगे 4πr²। इसकी वैल्यू कितनी है 4πr²। ये रटा हुआ होना चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि बताओ इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता। कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हो इसको, और टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हो। कर्व भी यही है और टोटल भी यही है 4πr²। तो वॉल्यूम आपको पता चल गई और कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया भी आपको पता चल गया। ठीक है, बस ये 2 चीजें होती हैं इसके अंदर, बाकी खत्म। इसके बाद आ जाता है हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब होता है आधा, आधे स्फीयर की बात करोगे आप, तो आपको पता है रेडियस इसकी अभी भी r है, इसको कह दो इसको कह दो, अभी भी r है। तो जो आपने देखो इसके अंदर अब कुछ नया आ जाता, नया कुछ इस तरह से इंक्लूड हो जाता। अगर मैं इसको एक्चुअल बनाकर दिखाऊं तो आपको पता है ये सर्कल है और ये बन गया, देखो प्रॉपर वे में मैंने बनाकर दिखा दिया। ये है क्योंकि ये जब आप काटोगे आधा तो नीचे तो सर्कुलर शेप मिलेगी, सर्कल के ऊपर ये बना हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह। तो ये सर्कल है, तो मैंने लेटर सपोज कि इसकी रेडियस r थी। अब देखो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम जो पहला था उसका जस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि आपने आधा काट दिया तो आधा मटेरियल बचा, तो आधा वॉल्यूम बचा। आधा वॉल्यूम पहला 4/3 था, अब यहाँ पर 2/3 कर दोगे आप, 2/3 पाई r³। ये आपके पास वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का मसला खत्म। अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया, कर्व का मतलब होता है घुमा हुआ। अब घुमा हुआ सरफेस ये वाला बचा, इसका एरिया पूछ रहा है, यहां पर हाथ पहुंच रहा है, हाँ आपका हाथ पहुंच रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया पहले कितना था 4πr², लेकिन अब कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आधा 2πr²। कितना हो जाएगा 2πr²। लेकिन अब टोटल सरफेस एरिया वो अलग हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया अब निकालने के लिए आपको अब कर्व के साथ साथ ये भी देखना कोई और सरफेस तो नहीं बन गई। यस बन चुकी है, जब आपने काट दिया तो एक फ्लैट सरफेस भी तो बनी सर्कुलर शेप की, जो कि ये थी। तो ये शेप कैसी है सर्कुलर, और सर्कुलर का सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो 2πr² कर्व के अंदर, क्योंकि आपको अब टोटल चाहिए तो कर्व के अंदर आप πr² इसको भी ऐड करोगे प्लस πr², तो मिलाकर के हो जाएगा 3πr²। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये चेंज हो जाता है हेमीस्फीयर के लिए, जबकि स्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर 2/3 πr³, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर 3πr², कर्व सरफेस एरिया 2πr²। मुझे उम्मीद है आपसे कि आपने ये सारी चीजें बहुत बारीकी से समझ ली होंगी। चलो भाई हेमीस्फीयर भी खत्म। इसके बाद अब एक अगली ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है फ्रस्ट्रम। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो। अब फ्रस्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, और मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया ऑलरेडी। और बड़ा हो जा, बस काफी है इतना। फ्रस्ट्रम क्या होता है? मैंने कहा था कि जैसे कोन होती है वैसा ही होता है, लेकिन ये कटी हुई कोन होती है, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। ये है, ये शेप है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम जब भी आप निकालोगे तो निकलना तो कौन से ही है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम होता है एक्चुअल में। ये देखो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन, कोन का तो फ्रस्ट्रम है, कोन को आपने काट दिया, नकटी कोन को, इसको नकटी कोन। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ की रेडियस ये अलग है, यहाँ की रेडियस अलग है, तो एक को आपने कह दिया r1 और एक को आपने कह दिया r2 ऐसे। तो अब इसके हिसाब से बताओगे आप, तो आप कहोगे 1/3, वैसा होता कितना था 1/3 πr²h, ये होता था वॉल्यूम ऑफ द, जल्दी से बताओ वॉल्यूम ऑफ द कोन। लेकिन अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब वॉल्यूम या तो आप एक काम करो,
मैं R1 को लेकर के और स्लैंट हाइट को लेकर के एक कंप्लीट कौन बना दूं, फिर कौन बना के, है ना, फिर उसके हिसाब से प्लस माइनस करूं, तब जाकर मुझे ये फ्रस्टम मिला है। मिलता भी ऐसे ही है, लेकिन फिलहाल मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे याद करना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे। तो फॉर्मूला याद करने के लिए 1/3 पाई ये ऐसे रहेगा। अब जो आर स्क्वायर था, जरा इसका जिक्र कर लेते हैं। तो जो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, और H ऐसे ही रहेगा। जो खेल खेला गया है वो खेला गया है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, कुल मिलाकर रेडियस के ऊपर चर्चा की गई है। तो ये फ्रस्टम का वॉल्यूम आ चुका है। होप सो क्लियर हो गया होगा फ्रस्टम के वॉल्यूम। बस आपको ये ध्यान रखना, कौन के अंदर पाई 1/3 पाई R स्क्वायर चलता था और H मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर फ्रस्टम के अंदर स्पेशली R की जगह आप R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस के R1 R2 करके खत्म कर दोगे कहानी। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस आपको। तो आपको वॉल्यूम पता लग गया। वॉल्यूम जब पता चल चुका है तो अब अगले की बात कर लेते हैं, वो है कर्व सरफेस एरिया। क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि वहां पर आपने देखा था कौन का कर्व सरफेस एरिया था, पाई आर एल। क्या था? पाई आर एल। अब यहां पर फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम ऑफ द कौन है, तो उसका कर्व निकालोगे तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। जो R है वो बन जाएगा फ्रस्टम के लिए R1 प्लस R2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो दोनों फॉर्मूले फिनिश। इसके बाद में जो लास्ट फॉर्मूला बनता है वो है ये टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का अगर आपको बताऊं, कौन के लिए आपने टोटल सरफेस एरिया कितना लगाया था? आपने कहा था कर्व सरफेस एरिया में मैं नीचे वाला सरफेस एरिया जोड़ दूंगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो मैं कहूंगा ठीक है, कौन का कर्व सरफेस एरिया था? 1/3 कर्व सरफेस एरिया। कर्व 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 की अगर बात करेंगे तो ये था पाई आर एल और ये था पाई आर स्क्वायर। तो आपने जोड़ दिया था, पाई आर कॉमन लिया था और आपने आर प्लस एल कह दिया था। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया से खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अलग सरफेस और भी बन रही है। नीचे वाला सरफेस तो यहाँ पर है ही R1 रेडियस का, आप ये भी कहोगे कि R2 रेडियस का भी सरफेस है, ऐसा है। तो R1 रेडियस का सरफेस है, R2 रेडियस का सरफेस है, तब इसके लिए जो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगा ये भी जुड़ेगा, इसका भी एरिया जुड़ेगा, इसका भी एरिया जुड़ेगा, और ये जो कर्व है ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो कर्व वाला लोगे, ऊपर वाला सरफेस लोगे और नीचे वाला सरफेस लोगे। इन तीन सरफेस की बात करोगे तो देखो पाई आर L1 पाई एल, देखो जो मैंने आपको बताया था कर्व सरफेस एरिया, अभी आपने ऊपर कर्व याद किया है ना, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये कर्व तो आप लिखोगे साथ में ये वाला एरिया भी लिखोगे और ये वाला एरिया भी लिखोगे। तो ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और ऊपर वाला हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। आपको एज इट इज इसको ऐसे याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सारी ज्योमेट्रीज मैंने आपको क्लियर करा दी, एक एक चीज बताई है। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी अलीगढ़ और जामिया के लिए 10+2 की तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आपने सारा का सारा देख लिया सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में डिटेल में। अब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जितनी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं सारे लगवा दूंगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर ही आने। क्वेश्चन तो एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर ही आने। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने के लिए जाए तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर 11th-12th का बहुत कंटेंट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो आप अपनी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगले चैप्टर के अंदर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।